नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को इंटरमीडिएट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम सभी लोग फिनाल के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम सभी लोग जान लें एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक के विषय में कि एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक होते क्या हैं। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है, जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है, ऐसे एरोमेटिक यौगिकों को हम सामान्यतः जो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक के नाम से जानते हैं। एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला फिनॉल, पहला जो एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक होता है उसे हम फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल क्या होता है? वे एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है उसे हम फिनॉल कहते हैं। यह बेंजीन हमारा है, बेंजीन नाभिक से अगर सीधे OH समूह जुड़ा होता है तो इसे हम सामान्यतः जो होते हैं फिनॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जो होता है उसे हम एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक, जिसे हम स्यूडो एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। दूसरा एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जो होता है उसे हम एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक सामान्यतः वे एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से न जुड़कर एल्किल की किसी पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है, उसे हम एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसे विथ एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड बेंजीन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। अब हम यह जो यौगिक है इस यौगिक का नाम जो होते हैं हम सामान्य एल्किल नामों की तरह करते हैं, अर्थात एलिफैटिक यौगिकों की तरह करते हैं। यहाँ पर हम 1, 2, 3 इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर हमको 2 पर फेनिल ग्रुप मिल रहा है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-फेनिल प्रोपेनॉल। यह कंपाउंड जो आपका हो गया, यह कंपाउंड क्या हो गया? 2-फेनिल प्रोपेनॉल, 2-फेनिल प्रोपेनॉल। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो होते हैं यह इन कंपाउंडों को हम सामान्यतः जो होते हैं एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। इनका अध्ययन और नामकरण जो होते हैं हम एलिफैटिक यौगिकों की तरह करते हैं। तो इस तरह से एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिनाल। फिनाल की परिभाषा मैंने बताया कि जब बेंजीन नाभिक से सीधे OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम फिनाल कहते हैं। और दूसरे होते हैं एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक। एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक में मैंने बताया कि वे एरोमेटिक यौगिक या वे एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह जो है या हाइड्रॉक्सी समूह जो है सीधे बेंजीन नाभिक से न जुड़कर एल्किल की किसी पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम एल्किल प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। इनका अध्ययन और नामकरण जो होते हैं हम सामान्य एल्केनों की तरह करते हैं, अर्थात एलिफैटिक यौगिकों की तरह करते हैं। तो आइए हम सभी लोग इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह फिनॉल है। तो फिनॉल के विषय में देखते हैं कि फिनॉल क्या होता है। तो आइए हम सभी लोग फिनॉल के विषय में पढ़ते हैं। फिनॉल क्या है? तो फिनॉल का जो अणुसूत्र होता है, फिनॉल का अणुसूत्र C6H5OH होता है। फिनॉल का अणुसूत्र जो होता है C6H5OH होता है। इसका संरचना सूत्र जो होता है, इसका संरचना सूत्र जो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर जो होता है OH समूह होता है। इसका संरचना सूत्र जो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर जो होता है OH समूह जुड़ा होता है। अब आइए हम सभी लोग फिनॉल की निर्माण विधि के विषय में देखते हैं। इसकी निर्माण विधि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फिनॉल की निर्माण विधि, फिनॉल के निर्माण की कई महत्वपूर्ण विधियां आप सभी लोग प्रयोग में लाते हैं।
इनमें हम सबसे पहली विधि इसकी देख रहे हैं तो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फिनाल का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है, तो आइए हम सभी लोग फिनाल के निर्माण की पहली विधि देख रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फिनाल का निर्माण करने के लिए एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन C6H5NH2 पर हाइड्रोक्लोरिक व NaNO2 की अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व NaNO2 की अभिक्रिया, NaNO2 की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य कराने पर, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य कराने पर हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है C6H5N2Cl। इसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, C6H5N2Cl प्राप्त होता है। साथ ही साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH साथ ही साथ जो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व जल प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व जल प्राप्त होता है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम जल अपघटन करा देते हैं C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है, C6H5OH प्राप्त होता है, C6H5OH प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रोजन गैस जो होती है मुक्त होती है, साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रोजन गैस जो होती है मुक्त होती है। आइए हम फिनाल के निर्माण की दूसरी विधि देखते हैं। ये पहली विधि थी जिसे हम प्रयोगशाला विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरी विधि को हम औद्योगिक विधि के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक विधि। औद्योगिक स्तर पर हम फिनाल का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं, तो औद्योगिक स्तर पर फिनाल का निर्माण करने के लिए हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं। हम क्लोरोबेंजीन C6H5Cl का जल अपघटन कराते हैं। क्लोरोबेंजीन का जो जल अपघटन कराते हैं, यह जल अपघटन की प्रक्रिया जो होती है उचित उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर हम Fe उत्प्रेरक का प्रयोग कर लेते हैं। Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको फिनाल प्राप्त होता है, C6H5OH प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होती है। तो औद्योगिक स्तर पर या बड़े पैमाने पर सामान्यतः जो है फिनाल का निर्माण करने के लिए हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन जो होते हैं उचित उत्प्रेरकों की उपस्थिति में करते हैं। तो उचित उत्प्रेरकों की उपस्थिति में करने के फलस्वरूप जो होता है हमें फिनाल प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब आइए हम सभी लोग इसके निर्माण की कुछ और अन्य विधियां देखते हैं, हम किस तरह से इसका निर्माण कर सकते हैं। हम इसके निर्माण की कुछ और अन्य विधियां देखते हैं, तो हम सभी लोग इसके निर्माण की तीसरी विधि देख लेते हैं। इसके निर्माण की हम सभी लोग तीसरी विधि देखते हैं कि किस तरह से हम फिनाल का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम बेंजीन का जल अपघटन करा दें, Fe चूर्ण की उपस्थिति में, अगर हम बेंजीन का जल अपघटन Fe चूर्ण की उपस्थिति में करा दें तो Fe चूर्ण की उपस्थिति में कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको फिनाल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन जो मुक्त होती है जल के हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखती है। इसी तरह से चौथी निर्माण विधि देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, यह क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा दें तो क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप भी हमको क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमें साधारण नमक प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त जो होता है नाइट्रोबेंजीन पर C6H5NO2
नाइट्रोबेंजीन पर अगर हम एथिल क्लोराइड की विक्रिया कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन पर अगर हम सामान्यतः जो है एथिल एल्कोहल की विक्रिया करा दें C2H5OH, एथिल एल्कोहल की विक्रिया करा दें तो एथिल एल्कोहल की विक्रिया कराने के फलस्वरूप भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ C2H5NO2 प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो होगा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5NO2 प्राप्त हो जाएगा, मीन्स एथिल नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। आइए हम कुछ और निर्माण विधि देखते हैं। अगर हम सामान्यतः जो बेंजोइल एल्कोहल, हम छठवीं निर्माण विधि देखते हैं बेंजोइल एल्कोहल C6H5CH2OH, C6H5CH2OH। अगर हम बेंजोइल एल्कोहल का अपचयन कराएं, बेंजोइल एल्कोहल का अपचयन नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में होगा। अगर हम बेंजोइल एल्कोहल का अपचयन करा दें तो बेंजोइल एल्कोहल का अपचयन कराने के फलस्वरूप भी हमको क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। हमको क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होती है मेथेन गैस प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो है मेथेन गैस प्राप्त होती है। और भी अगर हम क्या कर लें, बेंजोइक एसिड ले लें C6H5COOH, बेंजोइक एसिड COOH। बेंजोइक एसिड का अगर हम ऑक्सीकरण करा दें तो बेंजोइक एसिड का ऑक्सीकरण कराने के फलस्वरूप भी हमको सामान्यतः जो है फिनॉल प्राप्त होता है, C6H5OH प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण निर्माण विधि बताई फिनॉल की और आइए हम सभी लोग इसके गुणधर्म देखते हैं कि इसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। फिनॉल जो होता है एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अगर इसे वायु में खुला रख दिया जाए तो वायु में खुला रखने पर यह ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। यह जल में अल्प विलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एथिल एल्कोहल, ईथर आदि में यह पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय होता है। इसका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। त्वचा पर पड़ने पर फफोले पड़ जाते हैं क्योंकि यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय प्रवृत्ति का होने के कारण जो है यह जब त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा पर पड़ने के बाद जो होते हैं फफोले पड़ जाते हैं। अब आइए हम सभी लोग जो है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो आइए हम सभी लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुणधर्म इसके देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए हम सभी लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर हम फिनॉल की विक्रिया C6H5OH, अगर हम फिनॉल की विक्रिया जो है अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3 के साथ कराते हैं, अगर हम फिनॉल की विक्रिया जो है अमोनिया के साथ करा दें तो फिनॉल की विक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर हमको एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, C6H5NH2 प्राप्त होगा, C6H5NH2 प्राप्त होगा और साथ ही साथ जो होगा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अगर हम फिनॉल की विक्रिया जो है अमोनिया से करा दें तो फिनॉल की विक्रिया अमोनिया से कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको एनिलीन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम फिनॉल पर C6H5OH पर अगर हम फिनॉल पर ब्रोमीन जल की विक्रिया करा दें, अगर हम फिनॉल पर ब्रोमीन जल की विक्रिया जो है कांक H2SO4 की उपस्थिति में करा दें, कांक H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम फिनॉल पर ब्रोमीन जल की विक्रिया करा दें तो हमको TBP प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है, TBP प्राप्त होता है, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br। इसका नाम होता है TBP, पूरा नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल।
यह कंपाउंड जो होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है और साथ ही साथ 3HBr प्राप्त होता है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे हम TBP के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम फिनाल पर ब्रोमीन जल की अभिक्रिया कांक H2SO4 की उपस्थिति में करा दें तो कांक H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमको TBP प्राप्त होता है, जिसका पूरा नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आइए हम लोग इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए हम सभी लोग इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी फिनाल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम फिनाल पर जिंक की अभिक्रिया करा दें, अगर हम फिनाल पर C6H5OH अगर हम फिनाल पर C6H5OH पर जिंक धातु की अभिक्रिया करा दें तो जिंक धातु की अभिक्रिया कराने पर जिंक क्या करेगा, इसका अपचयन कर देगा और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाल जो है बेंजीन में अपचयित होगा, C6H6 प्लस JbNO जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अगर हम फिनाल की अभिक्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो जिंक जो है फिनाल का अपचयन बेंजीन में कर देती है और साथ ही साथ जो होता है हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम फिनाल पर चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हम फिनाल की अभिक्रिया जो होती है शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ करा देते हैं, फिनाल की अभिक्रिया जो है अगर हम शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दें, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 3HNO3 यह अभिक्रिया जो है शांत H2SO4 की उपस्थिति में होगी, कांक H2SO4 की उपस्थिति में होगी और कांक H2SO4 की उपस्थिति में होने के फलस्वरूप जो है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, TNP प्राप्त हो जाएगा, TNP प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम TNP प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम पिक्ट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं या इसे हम क्या करते हैं, पिक्ट्रिक एसिड कहते हैं, पिक्ट्रिक अम्ल कहते हैं। पिक्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है 3H2O प्राप्त होता है, साथ ही साथ 3H2O प्राप्त होता है। इसका पूरा नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम सामान्यतः जो होते हैं पिक्ट्रिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह एक विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। हम अगर फिनाल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करें, यह फिनाल है, फिनाल पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करा दें, यह पांचवी प्रॉपर्टी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसके साथ ही साथ हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, C6H5Cl प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमको क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम छठवीं प्रॉपर्टी देख लें इसकी, अगर हम फिनाल की छठवीं प्रॉपर्टी देख लें, अगर हम सामान्यतः फिनाल पर मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया कराएं, अगर हम फिनाल पर C6H5OH पर अगर हम मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करा दें, CH3OH की अभिक्रिया करा दें तो हमको टालुइन प्राप्त होता है, C6H5CH3 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है C6H5CH3 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमको जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो है हमको क्या प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो होता है हमको जल प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। अगर हम फिनाल की अभिक्रिया जो है मेथिल एल्कोहल के साथ करा देते हैं तो मेथिल एल्कोहल के साथ कराने पर हमको क्या होता है, मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है, मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है, C6H5OCH3 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है H2O प्राप्त होता है। अगर हम फिनाल की अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल से करा दें तो हमको मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है जल प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम फिनाल पर C6H5OH अगर हम फिनाल पर जो है अगर हम फिनाल पर सोडामाइड की अभिक्रिया करा दें, NaNH2 की अभिक्रिया करा दें, अगर हम फिनाल पर सोडामाइड की अभिक्रिया करा दें तो सोडामाइड की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको
C6H5NH2 प्राप्त होता है, C6H5NH2 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। अगर हम फिनाल पर सोडामाइड की विक्रिया करा दें तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। आइए हम इसके उपयोग देखते हैं कि फिनाल का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो फिनाल का उपयोग जो होता है कार्बोनिल साबुन का निर्माण करने में किया जाता है, कीटाणुनाशक का निर्माण करने में किया जाता है, साथ ही साथ जो होता है पिक्रिक अम्ल जैसे विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग हम करते हैं, PVP का निर्माण करने में प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग जो होता है आई लोशनों के निर्माण में किया जाता है अर्थात काजल के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है क्लोरोबेंजीन का निर्माण करने में, एनिलीन का निर्माण करने में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है सामान्यतः जो है फेनिल ईथर का निर्माण करने, फेनिल मेथिल ईथर का निर्माण करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने आज देखा फिनाल के विषय में। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए केमिकल एलिमेंट के साथ, एक नए केमिकल कंपाउंड के साथ। तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।